साथियों नमस्कार, कैसे हैं आप सब लोग? मजामा केम छो कसा आहिस। साथियों, अगर आप चेक का मैटर लड़ रहे हैं तो आपको सिंसियर क्यों होना पड़ेगा, जिस संबंध में मैंने आज का ये वीडियो तैयार किया है। साथियों, जब भी हम चेक का मैटर लड़ते हैं तो हमारी अप्रोच कैजुअल होती है कि यार टेंशन मत ले, मरने दे। अगर परिवादी का नोटिस आया भी है तो क्या फ़र्क पड़ेगा, परिवादी मेरा क्या उखाड़ लेगा। उसको 5 साल 10 साल 20 साल कोर्ट में घूमना पड़ेगा और अंतोगत्वा मैं राजीनामा कर लूँगा और उसका अमाउंट जो है चुका दूंगा और मैं फ्री हो जाऊँगा। पर साथियों, कई बार ऐसा भी होता है कि परिवादी राजीनामे के लिए राज़ी नहीं है, या कई बार ऐसा होता है कि आपका अमाउंट काफ़ी ज़्यादा मात्रा में जो है भर लिया गया है और आप वो अमाउंट पे करने की स्थिति में नहीं हो। तब क्या होगा, तब कैसे बचेंगे? तो कुल मिला के आज जो बात इस वीडियो में मैं स्पष्ट करने वाला हूँ वो काफ़ी इम्पॉर्टेंट है आपके लिए, और कितना सिंसियर हमें होना पड़ेगा वो आप स्वयं तय करेंगे इस वीडियो के एंड होने पर। अदरवाइज़ कितनी बड़ी समस्या का सामना आपको करना पड़ सकता है जिसको आप अज्यूम भी नहीं कर सकते। साथियों, जो बात मैं रखने जा रहा हूँ वो एक नेक दृष्टांत पर जो है बेस्ड है, जो कि रिसेंटली पास किया है मध्य प्रदेश हाई कोर्ट ने। मामला क्या है, उसके फैक्ट्स क्या हैं, उसको समझेंगे, और अक्यूज़ को किन मुसीबतों का सामना करना पड़ा और पड़ रहा है उसको समझेंगे। और अंतोगत्वा यदि हमारी भी थॉट प्रोसीजर ऐसा ही है जैसा इस केस में अक्यूज़ का रहा तो हमें किन दिक्कतों का सामना करना पड़ सकता है, इस बारे में मैंने खुल के जो है चर्चा की है आज की वीडियो में। ये वीडियो काफ़ी इंपॉर्टेंट है, आपके राइट से जुड़ा हुआ है, तो मेरी एक एक बात पर गौर फरमाइएगा और कोशिश कीजिएगा कि उसको आप अपने प्रैक्टिकल लाइफ में अमल में लाकर उसका अनुपालन कर सकें। अदरवाइज़ आपको गंभीर कानूनी परिणाम भुगतने पड़ सकते हैं। साथियों, एक मामले में फैक्ट्स क्या थे कि 2 दोस्त थे, ए और बी। दोनों के अच्छे संबंध भी थे। बी के पास कोई लैंड थी तो ए ने कहा मुझे ये लैंड खरीदनी है, तो ए ने वो लैंड खरीदने का उससे प्रस्ताव दिया, जिसे बी ने स्वीकार कर लिया। लगभग 14 लाख रुपए का अमाउंट तय हुआ टूवर्ड्स द सेल कॉन्सिडरेशन, और अंतोगत्वा एक सेल डीड जो है एग्जीक्यूट हुई। और चूंकि ए और बी के बीच संबंध ठीक थे तो ए ने एक चेक जो है जारी कर दिया बी को, और वो चेक जो है वो बाउंस हो गया, और अंतोगत्वा बी को क्रिमिनल कंप्लेंट सेक्शन 138 एनआई एक्ट की फाइल करनी पड़ी। जब ये केस चला तब ए ने कोई सेंसिटिव नहीं बरती कि ये चेक बाउंस क्यों हुआ या चेक का कट कर देना यहाँ पर, कि इस चेक का मिसयूज़ किस प्रकार हुआ। यदि उसने अमाउंट पे कर दिया है तो उसका क्या सब्सटेंस उसके पास में है। उसकी अप्रोच कैजुअल थी, अंतोगत्वा उसे कंसर्न एनआई कोर्ट ने कन्वर्ट कर दिया, जिसकी वो अपील में गया। अंतोगत्वा अपील भी हार गया। फिर ये मामला गया हाई कोर्ट में बाय द वे ऑफ रिवीजन, क्योंकि एक बार अगर आप अपील सेशंस कोर्ट से हार जाते हैं तो उसकी रिवीजन लाई करती है हाई कोर्ट में। तो हाई कोर्ट ने क्या अपने फैसले में लिखा वो काफ़ी इंपॉर्टेंट है, जिसे हमें समझना होगा। सबसे पहले उसे हम जो है नोट करते हैं। कोर्ट का कहना है कि एज फार एज सेक्शन 138 ऑफ द एनआई एक्ट इज कंसर्न, इट एम्फेसाइज ऑन द लीगल इन्फोर्सेबल डेट, कि अगर हम 138 एनआई एक्ट को देखें तो सिर्फ और सिर्फ वो एम्फेसाइज करता है लीगल इन्फोर्सेबल डेट पे, और जो भी फैक्ट्स और सिनेरियो परिवादी ने पेश किए हैं उसे किसी भी रूप में अक्यूज्ड खंडित नहीं कर पाया है, और ये भी वो साबित नहीं कर पाया कि जो पार्ट कॉन्सिडरेशन था उसे वो पे कर चुका हो। जो पार्ट अमाउंट है जिसके पेटे चेक दिया गया वो चेक जो है बाउंस हुआ और अल्टीमेटली वो कन्वर्ट हुआ, और अंतोगत्वा वो अपील में गया, अपील भी हार गया। तो यहाँ पर ऑनरेबल सुप्रीम कोर्ट के कानून को जो है रिलाई किया गया, जिसका साइटेशन है 1975 SCC पेज नंबर 649। और क्या हेल्ड हुआ? द जुरिडिक्शन ऑफ द हाई कोर्ट इन क्रिमिनल रिविजन इज लिमिटेड और रेस्ट्रिक्टेड। इट कैन नॉट एम्बार्क अपॉन अ री एप्रिसिएशन ऑफ द एविडेंस, कि हमारा स्कोप जो है लिमिटेड है, हम एविडेंस को री एप्रिशिएट नहीं कर सकते। द सेड जजमेंट हैज़ बीन रिलाइड बाय ऑनरेबल सुप्रीम कोर्ट इन स्टेट ऑफ महाराष्ट्र वर्सेज जगमोहन सिंह एंड अदर्स, रिपोर्टेड एज 2004 SCC पेज 659। जिस पर्सपेक्टिव में कोर्ट ने लिखा कि निचली कोर्टों ने कोई भी गलती नहीं करी है और रिवीजन जो है वो डिसमिस की जाती है। अब कितना नुकसान उसे भोगना पड़ेगा,
क्योंकि जब भी अपील खारिज होगी चेक मैटर में तो अक्यूज़ को जेल जाना होगा, और अगर वो फ़रार भी हो जाता है तो आजकल हाई कोर्ट में मैंडेटरी है कि उसको एक सर्टिफिकेट देना होगा कि अभी वो कस्टडी में है और जेल से जो है अपील पेश कर रहा है। तो अगर ये कंसर्न्ड अक्यूज्ड यहाँ पर सिंसियर हो जाता और जो भी इसके डिफेंस पॉइंट है उसको लिखते हुए वो प्रोसीड करता तो इतना नुकसान उसे नहीं भोगना होता, क्योंकि जो भी केस परिवादी ने पेश किया वो सारा केस डॉक्यूमेंट्री था और अक्यूज़ का खंडन में कहना था कि उसने कोई गलती नहीं करी है, उसके द्वारा अमाउंट पे किया गया है और उसके चेक का मिसयूज़ हुआ है। तो ये सर्कमस्टेंसेस सेक्शन 106 इंडियन एविडेंस एक्ट के कॉन्सिक्वेंस में कंसर्न अक्यूज़ को साबित करनी थी, जो साबित नहीं कर पाया, और अंतोकतवा एक अच्छा केस होने के बावजूद भी, एक अच्छा मेरिटोरियस फैक्ट होने के बावजूद भी वो केस को हार गया और अब वो सुप्रीम कोर्ट जाएगा और उसमें उसको लाखों रुपए खर्च करने पड़ेंगे। अब ज़रा सोचिए कि आपका भी चेक मिसयूज़ हुआ है या आपके खिलाफ जो केस है वो झूठा है और आप सिंसियर नहीं है, तो कितनी बड़ी समस्या से गुजरना पड़ सकता है। क्योंकि एक बार आप अपीलान कोर्ट से हार गए तो ऊपर आपको कोई सुनने वाला नहीं है। तो बी सिंसियर और आपको एफर्ट्स पूरे करने होंगे। अगर निचली कोर्ट से आप हार गए, अपीलान कोर्ट से हार गए, तो बहुत कम चांसेस हैं कि रिविजनल कोर्ट या सुप्रीम कोर्ट आपको छोड़े। तो अब फैसला आपका है और आपको जो है आगे का रास्ता तय करना है। तो साथियों, मैं बात इसलिए आपको बता रहा हूँ कि अगर हम कैजुअल अप्रोच रखेंगे तो अंतोगत्वा नुकसान हमको ही भुगतना है, ना कि हमारे वकील को। तो कुल मिला के अवेयर रहें, अलर्ट मोड पे रहें और अपने राइट्स के लिए लगातार लड़ते रहें, संघर्षशील रहें। साथियों, अगर बात आपको समझ में आई तो वीडियो को लाइक और शेयर कीजिएगा। साथियों, मिलते हैं एक नए टॉपिक के साथ, तब तक के लिए जय हिंद, जय भारत।